तो आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 2, उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड, प्रपात। काफी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक की, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। सारी नदियां, सारी झीलें, सारे ग्लेशियर, कुंड, जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, सभी को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस इतनी है कि 40 नंबर के उत्तराखंड में 10 नंबर इस टॉपिक से आ सकते हैं। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, उत्तराखंड नदी तंत्र, झील, ग्लेशियर आदि की बात करें तो आप जानते हैं उत्तराखंड नदियों की दृष्टि से एक संपन्न स्टेट है। यहाँ पर काफी सारी नदियां हैं, काफी सारे झीलें हैं, काफी सारे ग्लेशियर हैं, कुंड, जलप्रपात, सभी की यहाँ पर जो है एक अच्छी खासी तादाद आपको देखने को मिलती है। उत्तराखंड नदियों की दृष्टि से एक संपन्न स्टेट है। इसका हम आप इस बात को लेकर भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो विद्युत की पैदावार जो है कितनी ज्यादा होती है। चाहे आप टिहरी डैम की बात करें, चाहे आप जो है कोई से भी और डैम की बात करें, किसी भी जिले में देख लें, आपको सभी जिलों में कोई ना कोई आपको जल विद्युत परियोजनाएं संचालित मिलेंगी। अगर हम बात करें नदियों की, तो उत्तराखंड की अधिकांश नदियां अनुगामी ऋतुगामी प्रवाह से संबंधित न होकर पूर्वगामी प्रवाह से संबंधित है। अर्थात उत्तराखंड की जो नदियां हैं वो ऋतुगामी नहीं है। ऋतुगामी का मतलब वर्षा ऋतु होने पर ही नदियां का प्रवाह होना। उत्तराखंड की नदियां ऐसी नहीं है। काफी सारे स्टेटों में नदियां नहीं होती है, नदियां सूखी हुई होती है, केवल बरसात के मौसम में आपको वहां पे नदियां देखने को मिलती है। जबकि उत्तराखंड में जो है नदियां ऋतुगामी नहीं है। उत्तराखंड में जो नदियों का उद्गम होता है वो ज्यादातर ग्लेशियरों से होता है, जो कि वर्ष भर प्रवाहित रहती है। तो इसलिए जो है वो ज्यादातर पूर्वगामी प्रवाह की या फिर ऋतुगामी प्रवाह की ना होकर उत्तराखंड में जो नदियां हैं वो दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हैं। अगर हम उत्तराखंड की मैक्सिमम जो रिवर्स है उनको देखें तो ज्यादातर नदियां जो है वो दक्षिण की ओर बहती है। उत्तराखंड के मैप को लेकर हम अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं जो ब्लू कलर की लाइन है वो नदियों को इंडिकेट करता है। ये आपकी गंगा नदी है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। मैक्सिमम जो रिवर्स आपको दिख रही है, या तो वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई दिख रही है, या तो फिर वो जो है दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई दिख रही है। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड की जो अधिकांश नदियां हैं वो जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो उत्तर में है वो हिमालय है, और मैक्सिमम जो नदियां हैं वो हिमालय के ग्लेशियर से उद्गमित होती है, हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है और जो है वो प्लेन्स की ओर बहती है। प्लेन्स की ओर कहने का मतलब ये है उत्तराखंड को छोड़कर उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। चाहे वो उत्तराखंड की बड़ी से बड़ी नदी गंगा हो, यमुना हो, टोंस हो, या उसके अलावा अलकनंदा, भागीरथी, कोई सी भी नदी हो, मैक्सिमम जो नदियां हैं वो ग्लेशियर से निकल के मैदानों की ओर प्रवाहित होती है, या हम कह सकते हैं उत्तर से निकलकर दक्षिण या दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। उत्तराखंड हिमालयी जल संचय का अमूल्य भंडार है। भारत से प्राप्त ताजा जल का 69% हिमालय क्षेत्र से आता है। सीधी सीधी बात है, मैक्सिमम नदियां अगर हिमालय से निकलती हैं तो जो जल होगा वो मैक्सिमम जो है वो यहीं से आएगा, यानी कि 100% में से 69% जो है वो ग्लेशियर से ही जल की प्राप्ति होती है, या नदियों से ही जल की प्राप्ति होती है। ताजा जल जो है वो हिमालय से ही मिलता है। ग्लेशियर को जल का भंडार भी बोलते हैं। ग्लेशियर लेडी, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ग्लेशियर लेडी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में शांति ठाकुर को ग्लेशियर लेडी कहा जाता है। लास्ट में हम देखेंगे इनके बारे में भी, क्यों कहा जाता है वो हम सब चीज देखेंगे। अध्ययन की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो जो उत्तराखंड की कुल नदियां हैं, उत्तराखंड की सभी नदियों को 3 अपवाह तंत्रों में जो है विभाजित किया गया है। उत्तराखंड की जो सभी रिवर्स हैं उनको अच्छे से समझने के लिए, उनको अच्छे से पढ़ने के लिए 3 ड्रेनेज सिस्टम हमने जो है वो तैयार किए हैं। हमने क्या किया है, हम एक साथ सभी नदियों को नहीं पढ़ सकते हैं उत्तराखंड की, तो हमने क्या किया है, हमने उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया कि गंगा नदी प्रवाह में कौन कौन सी नदियां आएंगी, यमुना नदी अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां आएंगी, और काली नदी अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां आएंगी। तो पढ़ने की सुविधा हो इस आधार पर, और कौन सी नदियां किस नदी में मिलकर जाती हैं उस आधार पर हमने जो है 3 भागों में नदी तंत्र को बांटा है। सबसे पहला है गंगा नदी तंत्र, सेकंड वन यमुना नदी तंत्र, और तीसरा है काली नदी तंत्र। हालांकि गंगा नदी तंत्र की विशालता के कारण इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, गंगा नदी 2 नदियों से मिलकर बनी है,
एक भागीरथी, एक अलकनंदा। दोनों नदियां जब आपका देवप्रयाग में एक दूसरे में मिलती हैं तब जाके यहां से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो इसलिए हम अलकनंदा और भागीरथी नदी तंत्र को जो है अलग अलग पढ़ते हैं। तो नदी तंत्र तीन हो गए, गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, काली नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र को हम दो भागों में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये विशाल नदी तंत्र है। भागीरथी नदी उत्तरकाशी से निकलते हुए देवप्रयाग तक पहुंचती है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से निकलते हुए देवप्रयाग तक पहुंचती है। इस बीच में इन दोनों नदियों में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं उसको हम जो है अलग अलग पढ़ेंगे। मैप के माध्यम से अच्छे से समझाऊंगा, आप बने रहिए लगातार। इसके बाद हम देखते हैं विभाजन की बात करें तो उद्गम के आधार पर कौन सी नदियां किस क्षेत्र से निकलती हैं, इस आधार पर भी कुछ तीन भागों में बांटा गया है। मैंने आपको इससे पहले चैप्टर में ये बताया हुआ है। उत्तराखंड को भौगोलिक विभाजन हम जो है 8 भागों में किया था। सबसे ऊपर जो है वो महान हिमालय था, सबसे ऊंचा 7,817 मीटर। इसके बाद अगर हम दक्षिण की ओर चलें तो मध्य हिमालय, या इसको जो है लघु हिमालय भी कहा जाता है, फिर शिवालिक क्षेत्र। तो हमने इसको तीन भागों में डिवाइड किया है कि महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, या इसको हम वृहद हिमालय भी कहते हैं, वहां से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, मध्य हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, और शिवालिक क्षेत्र से कौन कौन सी नदियां निकलती है। क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, निम्न में से कौन सी एक नदी का उद्गम मध्य हिमालय से है? भागीरथी, अलकनंदा, नंदाकिनी और सरयू। तो आंसर होगा सरयू। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे इसलिए मैंने ये किया है। महान हिमालय से देखते हैं कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। वही सभी नदियां जो ग्लेशियर से निकलेंगी वो हमेशा महान हिमालय से ही निकलेंगी। देखिए, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भिलंगना, काली, पूर्वी रामगंगा, यमुना, टॉस। ये सभी के सभी नदियां जो है वो महान हिमालय से निकलती है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, या हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी कम ऊंचाई से कौन सी नदियां निकलती हैं? नयार नदी, नयार में दोनों आ जाती है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। पश्चिमी रामगंगा, खोह नदी। ये खोह नदी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, अभी बताएंगे। कोटद्वार जो है वो इसके किनारे है। कोटद्वार जो शहर है जिसको कि गढ़वाल का द्वार बोलते हैं, वो इस खोह नदी के तट पर है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस अच्छी खासी है, क्वेश्चन बनता है। सरयू हो गया, गोमती, कोसी, गौला नदी, पनार नदी, लधिया नदी, ये जो है सभी नदियां मध्य हिमालय से उद्गमित होती है। वहीं जो बाकी छोटी छोटी नदियां हैं वो शिवालिक से निकलती है। जैसे बेगुल नदी हो गया, निहाल नदी, सौंग नदी, देहरादून में बहती है ना सौंग नदी, रिस्पना, नंधौर, भाखरा नदी, डेला नदी, मालिनी नदी। ये मालिनी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्णवाश्रम सुना होगा। कॉमन सा क्वेश्चन है उत्तराखंड के एग्जाम के लिए, हर बार पूछा जाता था पहले, कर्णाश्रम किस नदी के तट पर है? तो मालिनी नदी के तट पर है। तो हिमालय से उद्गम होने के आधार पर जो है इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया नदियों को। और नदी तंत्र कितने हैं? तीन हैं, गंगा, यमुना, काली। गंगा के भी दो नदी तंत्र हैं, भागीरथी, अलकनंदा। हिमालय से उद्गम के आधार पर तीन भागों में डिवाइड। महान हिमालय से कौन सी निकलती है, मध्य हिमालय से कौन, और शिवालिक से कौन। सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं अलकनंदा नदी तंत्र सबसे पहले, यानी कि हम पढ़ रहे हैं अभी गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम। और इस गंगा रिवर सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट, यानी कि अलकनंदा नदी का तंत्र। गंगा नदी दो नदियों से मिलकर बनी है जनरली, अलकनंदा और भागीरथी। तो हम पहले पढ़ रहे हैं अलकनंदा को। देखिए, आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको थ्योरी जो है रटनी नहीं है, आपने एक मैप के थ्रू समझना है। आप बहुत अच्छे से समझोगे भी, मुझे ये उम्मीद है। देखिए, हम स्टार्ट करेंगे ये नदी कहां से निकलती है, और इस बीच इस नदी में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है, इसको हम अच्छे से समझेंगे, तभी आपको जो है ये क्लियरली समझ आ जाएगा। अलकनंदा नदी का उद्गम इस स्थान से होता है, यानी कि सतोपंथ ग्लेशियर के पास में एक सतोपंथ ताल है, और सतोपंथ के ताल में एक स्थान है अलकापुरी नामक स्थान। सतोपंथ ग्लेशियर है, उस सतोपंथ ग्लेशियर के जल से एक ताल का निर्माण हुआ है, उस ताल को बोलते हैं सतोपंथ ताल या सतोपंथ झील। इस झील के तीन कोने हैं, त्रिकोण झील है एक। इस ताल के एक स्थान को कहा जाता है अलकापुरी, और उसी अलकापुरी नामक स्थान से उद्गम होती है अलकनंदा। इसी के पास में दो कुंड भी हैं छोटे छोटे, एक का नाम है सूर्य कुंड, एक का नाम है चंद्र कुंड।
एक क्वेश्चन इस बीच पूछ लिया गया था, सूर्य कुंड और चंद्र कुंड नामक दो कुंड किस जिले में है? तो वो है चमोली जिले में है। कहाँ पे है? सतोपंत ग्लेशियर के पास में है। अलकनंदा नदी का उद्गम हो चुका है। अलकनंदा नदी आगे बढ़ते हुए पहुंचती है माणा माणा ग्राम माणा गांव बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर इसमें एक और नदी, या कह सकते हैं हम पहली नदी जो संगम बनाती है, वो है सरस्वती। अलकापुरी से निकलकर अलकनंदा पहुंची माणा गांव में एक नदी इसमें मिलती है। वो नदी है सरस्वती। सरस्वती रत्नाकोना के देवताल से निकलती है। रत्नाकोना के देवताल से निकलकर सरस्वती नदी माणा में आती है, और जहां पर ये दोनों मिलती है वहां पर एक प्रयाग बनता है, केशव प्रयाग। याद रहे केशव प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है? ये क्वेश्चन कॉमन सा क्वेश्चन है, आ सकता है। केशव प्रयाग बना माणा गांव में। फिर अलकनंदा नदी जो है वो आगे बढ़ेगी, आगे बढ़कर पहुंचती है बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में दाईं ओर से एक नदी निकलती है, वो है ऋषिगंगा टू। ऋषिगंगा फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी है? नीलकंठ पर्वत श्रेणी से एक नदी का उद्गम होता है, ऋषिगंगा टू। और ऋषिगंगा टू बद्रीनाथ में आकर मिल जाती है अलकनंदा में। ये दूसरी नदी है जो अलकनंदा में संगम बनाती है। क्वेश्चन बनता है कि बद्रीनाथ किन दो नदियों के संगम पर है? बद्रीनाथ ऋषिगंगा और अलकनंदा के संगम पर है। ठीक है। यहां पर ऋषिगंगा के संगम के पश्चात अलकनंदा और आगे बढ़ती हुई पहुंचती है गोविंद घाट में। गोविंद घाट वह स्थान है जहां से फूलों की घाटी के लिए मार्ग निकलता है। यानी कि गोविंद घाट पर पहुंचकर ही आप फूलों की घाटी को प्रस्थान कर सकते हो। गोविंद घाट में एक नदी आकर अलकनंदा में मिलती है, वो नदी है लक्ष्मण गंगा। क्वेश्चन ये बनता है कि लक्ष्मण गंगा कहां से निकलती है? लक्ष्मण गंगा एक कुंड से निकलती है, वो है हेमकुंड। हेमकुंड झील के बारे में सभी लोग जानते होंगे ना। हेमकुंड झील 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसी के किनारे पे हेमकुंड साहिब है, जो कि सिखों का एक पवित्रतम जो है वो स्थान है, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। यहां से निकलती है हेमगंगा, या इसको लक्ष्मण गंगा के नाम से जानते हैं। गोविंद घाट में मिल जाती है अलकनंदा में। इस लक्ष्मण गंगा में भी एक नदी संगम बनाती है, वो है आपकी पुष्पावती नदी। पुष्पतोया ताल से एक नदी निकलती है और घांगरिया नामक स्थान पर संगम बनाती है लक्ष्मण गंगा में। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? गोविंद घाट नामक स्थान में हेमकुंड से निकलने वाली हेम गंगा या लक्ष्मण गंगा अलकनंदा से संगम बनाती है। इस लक्ष्मण गंगा में एक और नदी जो है वो मिलती है, वो नदी है पुष्पावती नदी। पुष्पतोया ताल से निकलती है और घांगरिया नामक स्थान पर लक्ष्मण गंगा में मिलती है। ये घांगरिया नामक स्थान एक इंपॉर्टेंट प्लेस है फूलों की घाटी जाने वाले लोगों के लिए। फूलों की घाटी जाने के लिए जो अंतिम निवास की जो सुविधा है वो यहीं पर है। यानी कि आप यहीं पर रुक के फूलों की घाटी जा सकते हो। जो अंतिम आपको जो निवास स्थान मिलेगा वो यहीं पर मिलेगा। पुष्पावती नदी वो नदी है जो फूलों की घाटी के बीचों बीच बहती है। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि पुष्पावती नदी कहाँ बहती है, तो फूलों की घाटी में बहती है। इसके बाद गोविंद घाट से कुछ आगे आने पर इसमें एक और नदी मिल जाती है, वो है काक नदी। काक नदी काक भुसुंडी ताल से निकलती है। काक भुसुंडी ताल के बारे में कहा जाता है कि ये ताल जो है वो कौवों के लिए फेमस है। यानी कि कहते हैं कि कौवे जब मरने के लिए जाते हैं वो इसी ताल में जाते हैं, और यहाँ कौवे जो है वो देखने को भी मिलते हैं। यहाँ तक कि उनकी डेड बॉडी भी देखने को मिलती है। तो ये जो है इस ताल के बारे में मान्यता है कि जो सभी कौवे हैं वो अपने अंतिम समय में इस ताल की ओर चले जाते हैं, और यहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। इस ताल से एक नदी निकलेगी, उस नदी का नाम होगा, देखो काक कौवे का पर्यायवाची है काक भुसुंडी। यानी काक भुसुंडी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कि कौवों का मृत्यु स्थान। तो काक भुसुंडी ताल से काक नदी निकलती है और दोपट्टा नामक स्थान में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है, काक भुसुंडी ताल कहाँ है? तो चमोली में है। इसके बाद थोड़ा सा आगे आने पर हमें दिख जाता है उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक प्रयाग, जो है आपका विष्णु प्रयाग। पहला प्रयाग
कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पांचों प्रयागों में से पहला प्रयाग कौन सा है, तो आप लिखेंगे विष्णु विष्णु प्रयाग है। क्यों है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इससे पहले कोई भी पांच पंच प्रयागों में कोई भी नाम नहीं आया, पहला जो प्रयाग आया वो विष्णु प्रयाग ही आया। विष्णु प्रयाग, प्रयाग का मतलब होता है संगम। यहां पर भी दो नदियों का संगम होगा, जाहिर सी बात है। कौन सी दो नदियां मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में दो नदियों का संगम है, जिसमें से एक नदी है पश्चिमी धौलीगंगा और दूसरी है अलकनंदा। पश्चिमी धौलीगंगा और अलकनंदा के संगम को विष्णु प्रयाग कहा जाता है, जो कि पांच प्रयागों में से एक प्रयाग है। पश्चिमी धौलीगंगा कहां से निकलेगी? तो वो निकलती है धौलागिरी पर्वत के कुनलुक श्रेणी से। धौलागिरी पर्वत के कुनलुक श्रेणी से निकलकर विष्णुप्रयाग में आती है। विष्णुप्रयाग में संगम बनाती है अलकनंदा के साथ। अलकनंदा के साथ संगम बनाने से पहले इसकी भी काफी सारी सहायक नदियां हैं, यानी कि इसमें भी बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं। पहली नदी कौन सी है? ऋषिगंगा। अब देखिए, हमने वहां ऋषिगंगा 2 पढ़ा था, आप देख सकते हो यहाँ पर बद्रीनाथ में। ऋषिगंगा फर्स्ट कौन सी है? तो ऋषिगंगा फर्स्ट ये है। तो ऋषिगंगा फर्स्ट नंदा देवी पर्वत से निकलती है और रेणी गांव में जो है वो मिल जाती है पश्चिमी धौलीगंगा में। क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन सी एक धौलीगंगा की सहायक नदी है? तो वो ऋषिगंगा दे देगा, आप वहां पे पता होगा आपको तो आप लिख सकते हो। आप जानते हो ये ऋषिगंगा वही है और ये रेणी गांव वही है जहां पर 2021 में बहुत बड़ी आपदा आई थी, तपोवन आपदा। आप जानते हो फरवरी 2021 की बात है। जो है एक झील के टूटने के कारण काफी बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा था इस क्षेत्र के लोगों को, और ऋषिगंगा नदी ने उसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऋषिगंगा नदी पहली सहायक नदी है पश्चिमी धौलीगंगा की, जो कि रैणी में मिलती है। क्वेश्चन बन जाएगा पश्चिमी धौलीगंगा और ऋषिगंगा का संगम कहां पर है? तो वो रैणी में है। थोड़ा सा आगे आने पर यहाँ पर एक और नदी मिलती है, वो है गणेश गंगा। इसके अलावा एक और सहायक नदी है, वो है कियोगाड़। हालांकि इतनी बड़ी नदियां नहीं है, छोटी छोटी नदियां हैं। तो कियोगाड़, उसके अलावा गिरथी। ये गिरथी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसका संगम स्थल पूछ लेगा। तो गिरथी और पश्चिमी धौलीगंगा का जो संगम होगा वो मलारी में होता है। मलारी काफी फेमस है। ठीक है, भोटिया जनजाति के जो लोग हैं वो ग्रीष्म काल में यहाँ पर रहते हैं। तो मलारी जो स्थान है वहां पर गिरथी गंगा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होगा। और फाइनली धौलीगंगा जो है अलकनंदा नदी में मिल जाती है विष्णुप्रयाग में। इसके बाद अलकनंदा और आगे बढ़ेगी। अलकनंदा आगे बढ़ते हुए पहुंचती है नंदप्रयाग में। हालांकि इस बीच और भी इसमें काफी सारी छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, इसकी बात हम आगे करेंगे। उनमें से आपका गरुड़ गंगा, पाताल गंगा, बिरही गंगा, बालखिल्या, तो ये कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो इसमें मिल जाती हैं, वो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल दूसरा प्रयाग वो बनता है नंदप्रयाग में, नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर। नंदाकिनी नदी निकलती है नंदा घुंघुटी पर्वत से। नंदा देवी पर्वत का ही एक पार्ट है नंदा घुंघुटी पर्वत। नंदा घुंघुटी से निकलकर ये नदी जो है 56 किलोमीटर बहती है, और 56 किलोमीटर बहने के बाद नंद प्रयाग में आकर एक प्रयाग बनाती है, जो कि उत्तराखंड का दूसरा प्रयाग है। दो प्रयाग हमने पढ़ लिए हैं, विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग। नंदाकिनी की भी काफी सारी सहायक नदियां हैं, चाहे वो चौफुला हो, चाहे वो खूनीगाढ़ हो, चाहे वो जेठागाढ़ हो, चाहे वो रामनीगाढ़ हो, हम आगे देख लेंगे। ये आपको याद करने के लिए एक स्ट्रक्चर है कि आपके दिमाग में बना रहे कौन सी नदी कहां पर मिलती है। बाकी जो छोटी छोटी नदियां जो संगम बनाती हैं या जो मिलती हैं वो हम आगे पढ़ लेंगे। इसके बाद अलकनंदा नदी और आगे बढ़ते हुए पहुंचती है कर्णप्रयाग में, जहां पर बन जाता है हमारा 5 प्रयागों में से तीसरा प्रयाग। कर्णप्रयाग को कर्ण नगरी कहा जाता है। आप जानते हो, अगर आप कभी कर्णप्रयाग गए हो तो वहां पर आपको कर्ण मंदिर दिख जाएगा। उन्हीं के नाम पर इस प्लेस का नाम जो है, कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने कर्ण का अंतिम संस्कार जो है वो इसी स्थान पर किया था, इसलिए इसको कर्णप्रयाग कहा जाता है। कर्णप्रयाग में 5 प्रयागों में से तीसरा प्रयाग बनता है। दो नदियों का संगम होता है, एक आपका जो है पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडर नदी, और दूसरी अलकापुरी से निकलने वाली अलकनंदा नदी। यहां पर दोनों का संगम होकर बनता है कर्णप्रयाग, जो कि तीसरा प्रयाग है। पिंडर नदी की विशेषता है
ये जो है इसका वेग जो है अत्यंत तीव्र है, यानी कि काफी तेज बहती हुई आती है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, हालांकि मैं आगे आपको कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, पांचों प्रयाग में से एकमात्र नदी पिंडर नदी है जो कुमाऊं से निकलती है। अच्छा फैक्ट है, बहुत ही अच्छा फैक्ट है। आप एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, पांचों प्रयागों में से, पांच प्रयागों में 10 जो है जितनी भी नदियां हैं, उन सभी नदियों में से एकमात्र पिंडर नदी है जिसका उद्गम कुमाऊं क्षेत्र से होता है। बागेश्वर में स्थित है पिंडारी ग्लेशियर, वहां से निकलती है और कर्णप्रयाग में जो है वो मिल जाती है अलकनंदा नदी में। इस बीच सिमली नामक स्थान पर इसमें एक और नदी मिलती है, वो है आटागाड़। तो पिंडर की सहायक नदी है आटागाड़। आटागाड़ निकलती है दूधातौली से। क्लास 2 जिसने देखी होगी, मैंने दूधातौली के बारे में अच्छे से समझाया था। दूधातौली को उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। दूधातौली से 5 नदियों का उद्गम होता है। वो 5 नदियां कौन कौन सी हैं? एक तो आटागाड़ हो गई, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, वीनो, और आपका जो है आटागाड़। तो इस तरीके से जो है दूधातौली से काफी नदियां निकलती हैं। वो उन नदियों में से एक नदी है आटागाड़। आटागाड़ जो है वो सिमली में आकर मिल जाती है पिंडर में, और ये दोनों यहां से कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। इस प्रकार हमको तीसरा प्रयाग देखने को मिलता है। चौथे प्रयाग यानी कि रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का नाम रुद्रप्रयाग क्यों पड़ा? कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है। यहाँ पर भगवान शिव यानी कि रुद्र के लगभग 200 मंदिर हैं। लगभग 200 मंदिर होने के कारण इस क्षेत्र को रुद्रप्रयाग बोला गया। यहाँ पर 2 नदियां मिलती हैं। एक नदी है चौराबाड़ी ताल से निकलने वाली मंदाकिनी नदी, और दूसरी नदी अलकनंदा। तो मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी नदी, आप जानते हो, चौराबाड़ी ताल के टूटने से 2013 में जो केदारनाथ में जो आपदा आई थी, उसका कारण यही नदी है। और वो आपदा इतनी भीषण थी कि केदारनाथ के आसपास का पूरा क्षेत्र जो है उससे समाप्त हो गया था। चौराबाड़ी ताल, इस ताल के बारे में भी काफी विशेषताएं इस ताल की। इस ताल को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको सरवदी ताल भी बोलते हैं, सरवदी ताल। इसके अलावा महात्मा गांधी सरोवर, महात्मा गांधी सरोवर भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां इसी ताल में विसर्जित की गई थी। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसको जो है महात्मा गांधी सरोवर, सरबदी ताल और चौराबाड़ी ताल कहते हैं। ये नदी यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो है केदारनाथ मंदिर के पास से बहती है। इसके बाद अगस्त मुनि में जब ये नदी पहुंचती है, यहाँ पर इसमें एक नदी आकर मिलती है। उस नदी का नाम है धुलगाड़। धुलगाड़ और मंदाकिनी का संगम अगस्त मुनि में है। थोड़ा आगे बढ़ती हुई ये नदी सोनप्रयाग में पहुंचती है। सोनप्रयाग में इसमें एक नदी आकर मिलती है, वो नदी है वासुकी या सोनगंगा। वासुकी या सोनगंगा वासुकी ताल से निकलती है। इस वासुकी ताल के बारे में भी एक धारणा है कि इसका जल जो है वो लाल कलर का है। जो है रक्त के समान जल वाला ताल कौन सा है? तो वो है वासुकी ताल। जब केदारनाथ की पूजा होती है तो जो ब्रह्म कमल से पूजा की जाती है वो सभी ब्रह्म कमल इसी ताल से प्राप्त होते हैं। वासुकी जो नाग था, उस नाग से इस ताल की धारणा जुड़ी हुई है, तो इसलिए इसको वासुकी ताल कहा जाता है। इस ताल से वासुकी नदी निकलती है, इसको सोनगंगा भी बोलते हैं। और जहां पर ये मंदाकिनी में मिलती है वो है सोनप्रयाग। आगे आने पर कालीमठ आपने सुना होगा। माँ काली के शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, रुद्रप्रयाग में ही है कालीमठ। यहाँ पर एक नदी मिलती है मंदाकिनी में, वो है मधुगंगा। मधुगंगा कहाँ से निकलती है? तो मधुगंगा मदमहेश्वर से निकलती है। मदमहेश्वर से निकलकर कालीमठ में मंदाकिनी में मिल जाती है मधुगंगा। कुछ आगे आने पर एक और हमको छोटा सा प्रयाग देखने को मिलता है, वो है सूर्यप्रयाग। सूर्यप्रयाग, हालांकि आपको काफी कम जानकारी होगी इसके बारे में, लेकिन अलस तरंगिणी नामक एक नदी, छोटी सी नदी, यहाँ पर जो है वो मंदाकिनी में मिलती है, और वो जो प्रयाग है उसको सूर्य प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका अलकनंदा नदी तंत्र। इसके बाद अलकनंदा नदी देवप्रयाग में पहुंचती है, वहां पर जो है भागीरथी इसमें मिल जाती है। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो भागीरथी नदी तंत्र पढ़ेंगे, और दोनों नदी तंत्र को मिलकर यहाँ से गंगा बन जाता है। उसके बाद गंगा को भी देख लेंगे उसमें।
लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे इसको बनाने की तो आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप थ्योरी पढ़ते हो किताब से तो आपको याद करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा कि अलकनंदा नदी निकलती है, उसके बाद उसमें सरस्वती नदी मिलती है, उसके बाद उसमें ऋषिगंगा मिलती है। अगर आप मैप को बनाने की कोशिश करोगे तो आप कंप्लीटली समझ जाओगे कि कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है, किस तरफ से मिलती है और किस कहाँ से वो उद्गमित होती है। ये देवताल के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। उत्तराखंड की सबसे ऊंचाई पर स्थित हिमानीकृत झील है। हिमानीकृत झील यानी कि बर्फ से बनी हुई झील उत्तराखंड की सबसे, या सॉरी कह सकते हैं भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित हिमानीकृत झील कौन सी है, तो वो देवताल है। हालांकि हम जब ताल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे इसके बारे में, लेकिन एक छोटी सी नॉलेज है। नीलकंठ पर्वत, उसके अलावा लक्ष्मण गंगा, गोविंद घाट, दोपट्टा, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, यहाँ से मंदाकिनी का जो नदी तंत्र है, छोटा सा नदी तंत्र, वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी काफी सारी छोटी मोटी नदियां हैं, आगे उनको देखते हैं। देखिए अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में कुछ अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम देखें, अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम विष्णुगंगा है। देखिए नोट्स वो हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। एक्चुअली जो मेरे नोट्स हैं वो मैं इस बेस पे बनाता हूं, जब भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए और वो मेरे नोट्स में ऐड ना हो तो वो वहां पर ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 सालों से एक जो है नियमित तौर पर नोट्स बने हैं। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का एक संग्रह है। आपको एक जगह पर ये क्वेश्चन सभी के सभी नहीं मिलेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य है। सतोपंथ ताल जहां से अलकनंदा निकलती है उसको क्षीर सागर कहते हैं। क्षीर सागर यानी कि दूध का सागर। तो सतोपंथ ताल जहां से अलकनंदा नदी निकलती है उसको क्षीर सागर कहते हैं। मैंने आपको बताया था ये त्रिकोण ताल है। त्रिकोण यानी कि 3 कोनों वाला ताल है, और कहते हैं इसके तीनों कोनों पर ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो निवास करते हैं। त्रिकोण ताल है, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है तीनों कोनों पर निवास करते हैं, ऐसा लिखा गया है पुराणों में। अलकनंदा नदी जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। अगर पूछेगा उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, हम अलकनंदा करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है आपका काली नदी, जो कि है 252 किलोमीटर। वहीं अलकनंदा की जो लंबाई है वो 195 किलोमीटर है। लेकिन जल प्रवाह कहने का मतलब है पानी की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जिसमें कितना पानी है। तो पानी की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी जो है वो अलकनंदा नदी है उत्तराखंड की। तो क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, उत्तराखंड की जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो अलकनंदा है। अलकनंदा नदी को ऋग्वेद में हिरण्यवती कहा गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि अलकनंदा नदी को ऋग्वेद में निम्न में से किस नाम से संबोधित किया गया है, तो वो हिरण्यवती है। हालांकि विष्णु गंगा भी प्राचीन नाम है अलकनंदा का। वहीं पुराणों में क्या कहा गया है, विष्णुपदी, आदि गंगा। 4 नाम हो चुके हैं, विष्णु गंगा, विष्णुपदी, आदि गंगा और हिरण्यवती। ऋग्वेद में हिरण्यवती, पुराणों में विष्णुपदी, आदि गंगा और प्राचीन नाम विष्णु गंगा। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं जो हम मैप में नहीं पढ़ पाए थे, हालांकि मैंने आपको कुछ बताई थी। तो अलकनंदा की जो अन्य सहायक नदियां हैं, विरही गंगा। विरही गंगा में जो है वो इसका इतिहास काफी विनाशकारी रहा है। चमोली में जो बाढ़ आई थी जिससे कि चमोली मुख्यालय पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था, वो इसी विरही गंगा में एक झील बनी थी जिसको बोलते हैं, कौन सी झील, विरही ताल, ठीक है। तो उससे काफी भीषण आपदा आई थी। उसके अलावा गरुड़ गंगा, बालखिल्य नदी चमोली में मिलती है। पाताल गंगा, कंचन गंगा, अमृत गंगा, सोनधारा और क्षीर गंगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये बाकियों के बारे में आपने सुना होगा, गरुड़ गंगा, पाताल गंगा, बालखिल्य नदी, बिरही नदी, लेकिन कंचन गंगा, अमृत गंगा, सोनधारा और क्षीर गंगा ये नहीं सुना होगा। तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लेगा, वो क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी है, वहां से ऑप्शन दे देगा अमृत गंगा। ध्यान रहे, अमृत गंगा, सोनधारा, क्षीर गंगा, कंचन गंगा, पाताल गंगा, बालखिल्य नदी, गरुड़ गंगा, विरही गंगा, ये जो है अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां हैं जो हम मैप में नहीं पढ़ पाए थे। अलकनंदा की एक सहायक नदी थी नंदाकिनी, जो नंदप्रयाग में मिल रही थी अलकनंदा नदी में। उसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं जिनको हम मैप में नहीं पढ़े थे। वो नदियां हैं तोमिनगाड़, भौरियागाड़, गेरीगाड़, रामणीगाड़, जेठागाड़, पुनेड़ागाड़, चौफलागाड़, ये पूछा जा चुका है। ये जो है
चौफला गार्ड दो एग्जामों में पूछी जा चुकी है। एक राजकीय पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था और एक पटवारी का एग्जाम हुआ था। वहां पे पूछ लिया गया था कि चौफला गार्ड किसकी सहायक नदी है, तो वो है आपकी नंदाकिनी की। उसके अलावा मोख गार्ड और खूनी गार्ड, ये नंदाकिनी की अन्य सहायक नदियां हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम है। यहाँ पर अलकनंदा नदी को बहू और भागीरथी नदी को सास कहा जाता है। ठीक है, सास बहू नदी अलकनंदा और भागीरथी को बोलते हैं देवप्रयाग में। इससे पहले हमारा टेस्ट हुआ था, वहां पर भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम जो है वो देवप्रयाग में है, जहां पर सास भागीरथी को कहा जाता है और बहू जो है वो अलकनंदा नदी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वहां पर ये दोनों नदियां एक दूसरे की विपरीत दिखती हैं। जहां अलकनंदा काफी शांत बहती है, वहीं भागीरथी काफी तेज आवाज करती है। और ऐसा माना जाता है जनरली कि जो है वो सास है वो कुछ ना कुछ बोलती रहती है, इसलिए वहां पर तेज आवाज जो है वो भागीरथी को दिखती है और वो थोड़ा सा जो है काफी तीव्र बहती है। वहां पर अलकनंदा काफी शांत रूप में बहती है, इसलिए इसको बहू कहा जाता है। पंचप्रयागों में सबसे छोटी नदी नंदाकिनी नदी है, 56 किलोमीटर मात्र। इसका जल जो है वो देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, लिखा हुआ है इसका जल जो है वो देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, अपवित्र माना जाता है। अलकनंदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 195, 195 किलोमीटर है। पिंडर नदी की गति जो है वो अत्यधिक तीव्र है, मैंने आपको बताया था ये बहुत तीव्र गति से बहती है। अलकनंदा व खांडव गंगा का संगम जो है वो शिव प्रयाग में है। काफी सारे प्रयाग आ चुके हैं, केशव प्रयाग, सूर्य प्रयाग, उसके अलावा सोन प्रयाग और ये आपका शिव प्रयाग। वही अलकनंदा व कल्प गंगा का संगम जो है, अलकनंदा नदी और कल्प गंगा का संगम है वो हेलंग में है। यहाँ पर जो है कल्पेश्वर महादेव है। कल्पेश्वर महादेव के पास में ही अलकनंदा और जो है कल्पगंगा का संगम होता है। कल्पेश्वर महादेव जो मंदिर है वो पंच केदारों में से एक केदार है। ठीक है। अलकनंदा और गरुड़ गंगा का संगम कहाँ पर है? तो एक स्थान पड़ता है, गांव पड़ता है पैनखंडा चमोली में, वहां पर अलकनंदा और गरुड़ गंगा का संगम होता है। अलकनंदा व डुंडी नदी का संगम कहाँ पर है? तो डुंडी प्रयाग। देखो काफी सारे प्रयाग हम पढ़ चुके हैं, फिर से रिवाइज करवा दूं। केशव प्रयाग, सोन प्रयाग, इसके अलावा शिव प्रयाग, इसके अलावा आपका जो है बाकी जो पंच प्रयागों में से है वो तो है ही, इसके अलावा डुंडी प्रयाग। ये जो छोटी छोटी नदियां हैं इनके नाम जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। यूके ट्रिपल एस सी ऐसे ही क्वेश्चन अब पूछ रहा है जिनके नाम आपने सुने ही नहीं होंगे, वैसा क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि डुंडी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो वह है अलकनंदा नदी की। तो डुंडी प्रयाग बनाता है टिहरी में। पश्चिमी धौली गंगा व ऋषि गंगा फर्स्ट, जिसको कि स्वर्ण गंगा भी कहा जाता है, का संगम कहां पर है? तो वो है रैणी में। मैंने आपको बताया था यहीं पर फरवरी 2021 में तपोवन आपदा आई थी, जिसमें काफी सारे लोग जो है वो जो है वो आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। मंदाकिनी और काली गंगा का संगम कहां पर है? तो एक और प्रयाग, कोटी प्रयाग। कोटी प्रयाग रुद्रप्रयाग में है। काली गंगा एक छोटी सी नदी मंदाकिनी में मिलती है, वहां पर एक प्रयाग बनता है कोटी प्रयाग। तो ये आपका था अलकनंदा नदी तंत्र। काफी डीपली पढ़ाने की कोशिश की है, एक छोटी से छोटी नदी को कंप्लीट करा है। इसके बाद भी अगर कुछ छूट जाता है तो हम लास्ट में उसको देख लेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो लास्ट में करवाऊंगा उसमें हम देख लेंगे। आप बनाने की कोशिश करना बार बार इसको, आपको जो है एक एक नदी याद हो जाएगी। इसके बाहर का आपको एग्जाम में कहीं से देखने को नहीं मिलेगा। अगला जो हमारा नदी तंत्र है वो है भागीरथी नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के दो पार्ट, एक अलकनंदा, एक भागीरथी। ठीक है, अलकनंदा हम पढ़ चुके हैं, अब हम भागीरथी, दोनों को मिलाकर बनेगा गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो भागीरथी भागीरथी नदी तंत्र को पढ़ेंगे। भागीरथी नदी जो कि उद्गम जिसका होता है गंगोत्री के गोमुख नामक स्थान से, गोमुख नामक स्थान से, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है। और पहली नदी जो इसमें मिलती है वो है रुद्रगंगा। रुद्रगंगा नदी कहां से निकलती है? रुद्रगंगा रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है। देखो इसमें आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है कि ये ग्लेशियर कहाँ है। भागीरथी नदी मैक्सिमम जो है वो उत्तरकाशी में ही बहती है, तो उत्तरकाशी में ये सारे ग्लेशियर जो मैं अभी आपको बताऊंगा ये उत्तरकाशी में ही है सबके सब। ठीक है, तो गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री के गोमुख नामक स्थान से निकलती है और जो है पहुंचती है गंगोत्री मंदिर के पास। गंगोत्री मंदिर से कुछ पहले इसमें एक नदी मिलती है, इस नदी का नाम है रुद्रगंगा।
रुद्रगंगा निकलती है रुद्रगिरा ग्लेशियर से और गंगोत्री से कुछ पहले मिल जाती है भागीरथी नदी में। फिर ये नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए पहुंचती है गंगोत्री में। चार धामों में से एक धाम गंगोत्री में दो नदियों का संगम होता है। एक नदी है केदार गंगा। यहाँ पर जो है वो केदार गंगा आती है। केदार गंगा कहाँ से निकलती है? केदार गंगा थलैया पर्वत श्रेणी के केदार ताल से निकलती है। इंपॉर्टेंट है, केदार ताल कहाँ है? तो केदार ताल उत्तरकाशी में है। केदार ताल से निकलती है और गंगोत्री मंदिर के पास में भागीरथी नदी में मिल जाती है केदार गंगा। फिर ये नदी आगे बढ़ती है भागीरथी हमारी। भागीरथी नदी पहुंचती है भैरव घाटी में। भैरव घाटी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, गंगोत्री का द्वार के समान है। भैरव घाटी से होते हुए गंगोत्री पहुंचा जाता है। तो भैरव घाटी में एक और नदी जो भागीरथी नदी में मिलती है वो है जाह्नवी या जाड़ गंगा। जाह्नवी या जाड़ गंगा नदी थामला दर्रे से निकलती है। थामला दर्रे से निकलकर पहुंचती है भैरव घाटी में और भैरव घाटी में मिल जाती है भागीरथी नदी में। कुछ दूरी पर एक स्थान है झाला। झाला नामक स्थान पर सिया गंगा भागीरथी में मिलती है। कुछ आगे जाने पर हर्षिल, यह हर्षिल सेब के लिए जाना जाता है। उत्तरकाशी में सेब के लिए एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है हर्षिल। यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है भागीरथी में, वो है हरिगंगा। हरिगंगा और भागीरथी का संगम कहाँ पर है? तो हर्षिल में है। सिया गंगा और भागीरथी का संगम कहाँ पर है? झाला में है। जाह्नवी या जाड़ गंगा और भागीरथी का संगम कहाँ पर है? भैरव घाटी में है। कुछ आगे बढ़ते हुए ये नदी पहुंचती है श्याम प्रयाग में। श्याम प्रयाग में जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे जो नदी मिलती है वो है श्याम गंगा। श्याम गंगा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होगा? वो होता है श्याम प्रयाग में। थोड़ा सा और आगे पहुंचते हुए नदी पहुंचती है गंगोरी नामक स्थान पर। और गंगोरी नामक स्थान पर इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी आकर मिलती है, वो नदी है असी गंगा। असी गंगा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होगा? असी गंगा और भागीरथी का संगम होगा गंगोरी नामक स्थान पर। असी गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी में एक ताल है डोडी ताल। डोडी ताल से निकलते हुए ये नदी जो है वो गंगोरी में पहुंचती है और गंगोरी में संगम बनाती है भागीरथी नदी के साथ। ये जो डोडी ताल है, ये 6 कोनों वाला ताल है, षटकोण झील है। 6 कोनों वाला ताल है डोडी ताल। यहाँ से असी गंगा निकलती है और गंगोरी में मिल जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भागीरथी पहुंचती है पुरानी टिहरी में, जो कि अब जो है टिहरी डैम में पूरी तरीके से डूब चुका है। वहां पर पहुंचती है जब भागीरथी, तो इसमें एक नदी का संगम होता है, वो है भिलंगना। कॉमन सा क्वेश्चन है पुराने एग्जामों का, भागीरथी और भिलंगना का संगम कहां पर होता है? तो पुरानी टिहरी में होता है। टिहरी डैम किन दो नदियों पर बना हुआ है? तो टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना नामक दो नदियों पर बना हुआ है। ये भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी और रुद्रप्रयाग में पड़ता है, हालांकि टिहरी में ही इसका मैक्सिमम पोर्शन है। टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर है। इसको जो है एक प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है, शिवलिंग की भांति दिखता है। यहां से आपका भिलंगना नदी निकलती है। पहली नदी जो भिलंगना नदी में भी मिलती है वो है मेदे गंगा। टिहरी में एक स्थान पड़ता है घनसाली। घनसाली में एक नदी है बालगंगा। बालगंगा घनसाली में मिल जाती है भिलंगना में। इस बालगंगा की भी एक सहायक नदी है, वो है धर्मगंगा। क्वेश्चन बनेगा धर्मगंगा और बालगंगा का संगम कहां पर है? तो वो है बूढ़ा केदार में। देखो समझने वाली बात है, सहस्त्रताल से एक नदी निकलती है बालगंगा। वो बालगंगा घनसाली में आकर भिलंगना नदी में मिल जाती है और इस बालगंगा में बूढ़ा केदार नामक स्थान में एक और नदी आती है, वो है धर्मगंगा। सहस्त्रताल गढ़वाल की सबसे बड़ी झील है और सबसे गहरी झील है, ठीक है, टिहरी में है। इसके बाद आगे बढ़ती है जब भिलंगना, इसमें एक और नदी मिलती है, वो है दूधगंगा। दूधगंगा नदी कहां से निकलती है? कल्पानी ग्लेशियर के मंसूर ताल। ये मंसूर ताल भी जो है वो टिहरी में ही पड़ता है और मंसूर ताल से निकल के जो है वो भिलंगना में मिल जाती है। तो भिलंगना की सहायक नदी मेदेगंगा, दूधगंगा, धर्मगंगा और बालगंगा।
इसके बाद पुरानी टिहरी में, जहां पर कि टिहरी डैम है, वहां पर एक प्रयाग बनता है, गणेश प्रयाग। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग नए हैं, तैयारी कर रहे हैं, अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है, वो एक बात जान लें। यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी और इनफैक्ट यूबीटीआर भी जो क्वेश्चन हमेशा पूछता था वो था गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है? भिलंगना और भागीरथी। ठीक है, यहाँ पर जो है वो इन दोनों का संगम होता है। यहाँ पर टिहरी डैम भी है। टिहरी डैम के बारे में हम बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। टिहरी डैम, जिसको कि स्वामी राम तीर्थ सरोवर के नाम से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है वो हम देखेंगे। कब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, कितने चरणों में बना, कितने मेगावाट की परियोजना है, वर्तमान में कहां तक इसका निर्माण कार्य पहुंचा, या इसके अलावा इसका क्षेत्रफल क्या है। 42 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई एक झील है, सबसे बड़ा डैम है, उत्तराखंड का कह सकते हैं, एशिया का भी कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो पुरानी टिहरी में भिलंगना और भागीरथी का संगम होगा। इसके बाद भागीरथी आगे बढ़ती है और पहुंचती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में सास बहू नदी, अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रयाग है, पांचवा प्रयाग है। पांचवा प्रयाग है। इससे पहले 4 प्रयाग हम देख चुके हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और ये देव प्रयाग। अलकनंदा नदी का तंत्र हम पढ़ चुके हैं। अलकनंदा नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती है हम देख चुके हैं। यहाँ पर ये दोनों नदियां मिलती हैं और इसके बाद ही इसको गंगा कहा जाता है। ध्यान रहे, क्वेश्चन बना हुआ है कि गंगा को गंगा नाम किस स्थान से पड़ता है, तो वो देवप्रयाग से ही पड़ता है। इससे पहले दोनों अलग अलग हैं। इससे पहले अलकनंदा अलग है, भागीरथी अलग है। अब एक क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि अलकनंदा और भागीरथी में से भागीरथी को ही क्यों गंगा के समान मानते हैं? क्योंकि ज्यादातर यही बोलते हैं ना, गंगा कहां से निकलती है, गोमुख से निकलती है। तो भागीरथी को ही क्यों गंगा मानते हैं, अलकनंदा नदी को क्यों गंगा नहीं मानते हैं? तो उसका कारण है, अब जानते हो ना, गंगा जल जो है वो कभी खराब नहीं होता, ऐसा माना जाता है। उसका कारण है बैक्टीरिया फेस नामक एक जो है वो गुड बैक्टीरिया उसमें पाया जाता है, जो उसके पानी को जो है कभी खराब नहीं होने देता। तो वो जो बैक्टीरिया फेज है वो भागीरथी नदी में भी देखने को मिलता है। तो इसलिए कहते हैं कि भागीरथी नदी जो है वो गंगा उसी को मानते हैं। क्योंकि अब ये कहता है ना कि जो है गंगा नदी का जल जो है वो कभी खराब नहीं होता है। उसके पीछे धार्मिक कारण बताए जाते हैं। हालांकि अगर साइंटिफिक तौर पर देखा जाए तो उसमें एक गुड बैक्टीरिया फेस पाया जाता है, जो कि उसके पानी को कभी खराब नहीं होने देता है। उसमें जो खराब बैक्टीरिया है उसको वो जो है उसको मार देता है। तो इसलिए भागीरथी में भी वही बैक्टीरिया पाया जाता है, इसलिए हम भागीरथी को ही गंगा बोलते हैं जनरली। अब ये बोलता है ना कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगा जो है वो हमारा गोमुख से निकलती है। हालांकि हम जानते हैं कि देवप्रयाग तक तो वो भागीरथी है, देवप्रयाग के बाद ही वो गंगा है। वो गंगा तब कहलाती है जब अलकनंदा नदी और भागीरथी का संगम होता है। तो इस कारण से उसको जो है गंगा माना जाता है। जब गंगा नदी बनकर थोड़ा सा कुछ आगे पहुंचती है तो इसमें एक नदी मिलती है, वो है नयार। नयार नदी का नदी तंत्र भी काफी ज्यादा फेमस है अपने आप में। ब्यास घाट फुलचट्टी नामक स्थान पर नयार नदी वो अलकनंदा नदी सॉरी गंगा नदी में मिलती है। नयार नदी कहाँ से निकलती है, तो नयार नदी 2 भागों में निकलती है। एक भाग है पश्चिमी नयार, एक भाग है पूर्वी नयार। दोनों के दोनों नयारें कहाँ पे मिलती है, सतपुली गांव। सतपुली गांव को, जो सतपुली नामक स्थान है, उसको वैनतेयक तीर्थ बोलते हैं। वैनतेयक तीर्थ क्यों बोलते हैं, क्योंकि नयार नदी को काफी पवित्र माना जाता है। और यहाँ पर 2 नयारों का संगम हो रहा है, पर पश्चिमी नयार पूर्वी नयार। दोनों के दोनों नयार आप जानते हो कहां से निकलती है, दूधातोली रेंज से निकलती है। तो पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार। पूर्वी नयार को एक और नाम से जानते हैं, वो है शूसी या कैन्यूर गाड़। शूसी या कैन्यूर गाड़ किसको कहा जाता है, पूर्वी नयार। वही पश्चिमी नयार नदी भी 2 भागों में आती है, एक है डायजुली घाट, एक है श्योली घाट। ये दोनों नदियां पौड़ी के पैठाणी में मिलती है, डायजुली घाट और श्योली घाट। देखिए सिंपल सा है, 2 नदियां थी, पूर्वी नयार पश्चिमी नयार, दोनों सतपुली में मिली, सतपुली में मिलकर नयार बनी और नयार ब्यास घाट फुलचट्टी में गंगा में मिल गई। जो पूर्वी नयार है उसको शूशी या कैन्यूर गाड़ बोलते हैं। जो पश्चिमी नयार है वो 2 भाग हैं इसके भी, एक है श्योली गाड़, एक है डायजुली गाड़। ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं, पैठाणी में मिलते हैं। पैठाणी में राहु मंदिर है। क्वेश्चन बना हुआ था कि राहु मंदिर किस स्थान पर है, तो वो पैठाणी में है, पौड़ी में। ठीक है, इसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ते हुए ऋषिकेश में पहुंचती है। ऋषिकेश में इसमें एक नदी आकर मिलती है, वो है चंद्रभागा। ऋषिकेश में अलग गंगा और चंद्रभागा का संगम है। चंद्रभागा चंद्रबाड़ी नामक जगह से निकलती है, वो है टिहरी में।
थोड़ा सा आगे जब बढ़ती है ये नदी देहरादून के पास, या कह सकते हैं हरिद्वार से कुछ पहले, इसमें जो है एक नदी आकर मिलती है, वो है सोंग नदी। सोंग नदी काफी बड़ी नदी है, शिवालिक क्षेत्र की काफी बड़ी नदी इसको माना जाता है सोंग नदी। तो ये सोंग नदी आकर रायवाला के आसपास जो है वो गंगा नदी में मिलती है। इस सोंग नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें से एक है सुसवा। सुसवा नदी की भी एक सहायक नदी है रिस्पना, और एक बिंदाल। देहरादून में ही दोनों नदियां हैं। रिस्पना, रिस्पना पुल आपने सुना होगा। तो रिस्पना और बिंदाल दोनों नदियां आपका सुसवा नदी की सहायक नदियां हैं। हालांकि नदियां रह नहीं गई हैं, ये नाले के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं गंदगी की वजह से, लेकिन रिस्पना और बिंदाल दो नदियां जो है वो सुसवा की सहायक नदी है, सुसवा सोंग की। इसके अलावा सोंग की सहायक नदी है बाल्दी, जाखन राव और कालीगाड़। ये रतमऊ और सुलानी, हालांकि ये पहले लिखे हुए हैं। ये जो है हरिद्वार में ये दोनों नदियां मिलती हैं, रतमऊ और सुलानी। रतमऊ और सोलानी नदियां दोनों हरिद्वार में जो है वो गंगा में मिलती है। तो ये हमारा गंगा का नदी तंत्र था। अच्छे से समझना, जहां पे दिक्कत आएगी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिसको देखते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, अच्छे से समझते हैं। गंगोत्री से गोमुख की दूरी कितनी है? तो 18 से 19 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर भी कहीं कहीं लिखा होता है। गंगोत्री मंदिर से, जहां से नदी निकलती है भागीरथी, वहां तक की दूरी कितनी है? तो लगभग 18 से 19 किलोमीटर है। भागीरथी व जाह्नवी जाड़ गंगा नदी का संगम कहाँ पर है? तो लंका नामक स्थान है, जहां पर जाड़ गंगा, यानी कि जिसको जाह्नवी कहते हैं, जो थामला दर्रे से निकलती है, बताया था मैप में, वो लंका नामक स्थान पर मिलती है। भागीरथी और हत्याहारिणी नदी का संगम कहाँ पर है? मुखवा। मुखवा ग्राम, जहां पर गंगोत्री, माँ गंगोत्री की का शीतकालीन निवास है। शीतकालीन डोली जो है मुखवा ग्राम में आती है माता की, वो मुखवा ग्राम में हत्याहारिणी और भागीरथी का संगम होता है। भागीरथी और वरुणा नदी का संगम कहाँ पे है? तो मातली ग्राम है, उत्तरकाशी में। बालगंगा सस्ताल से निकलकर धर्मगंगा नदी से बूढ़ा केदार नामक स्थान पर मिलती है, बता चुका हूं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। भागीरथी और जलकुड़गार का संगम कहाँ पे है? प्रतापनगर में है, टिहरी में। गंगा की उत्तराखंड में कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा की उत्तराखंड में कुल लंबाई 96 किलोमीटर है, देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए काफी योजनाएं चल रही, काफी अभियान चल रहे हैं। उनमें से एक है स्पर्श गंगा अभियान। कब शुरू हुआ? 17 दिसंबर 2009 में। नमामि गंगा अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया 7 जुलाई 2016 को। गंगा एक्शन प्लान राजीव गांधी द्वारा जो है वो शुरू किया गया था 1985 में। रिस्पना नदी पर एक वाटरफॉल है, वो है शिखर वाटरफॉल। क्वेश्चन बन सकता है कि शिखर फॉल किस नदी पर है? तो वह है रिस्पना नदी पर, देहरादून में। पश्चिमी धौली गंगा व गणेश गंगा का संगम कहाँ पर है? तो गमशाली में है, नीति में। नीति घाटी गमशाली में, आप देख लेना, अलकनंदा नदी में देख लेना, नीति घाटी में गमशाली नामक स्थान पर गणेश गंगा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है। नयार के बारे में आपको बता चुका हूं। पौड़ी के पास ब्यास घट्टी फुलचट्टी नामक स्थान पर गंगा में दाईं ओर से ये मिल जाती है, बाईं ओर से सॉरी मिल जाती है। नयार नदी दो नदियों से मिलकर बनी है, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार। ये दोनों कहां पर मिलती है? सतपुली में मिलती है। ये मैं अच्छे से बता चुका हूं आपको मैप में। पुराणों में भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और नयार नदियों को मिलाकर कहा जाता है सप्त सामुद्रिक प्रदेश। रवाई घाटी उत्तरकाशी का रवाई घाटी, देखो कमल नदी का वरदान किसको कहा जाता है? तो रवाई घाटी को कहा जाता है। उत्तरकाशी में है, पुरोला, पुरोला पड़ता है इसमें। यहाँ पर काफी चीजें मिली है, कुड़िनकालीन चीजें भी यहाँ पर मिली है। किस नदी घाटी को मिनी बंगाल कहा जाता है? तो कमल नदी घाटी को ही मिनी बंगाल कहा जाता है। धान के लिए बहुत फेमस है, बंगाल भी धान के लिए फेमस है और ये नदी क्षेत्र भी धान के लिए फेमस है। नील जलप्रपात कहाँ है? तो टिहरी में है। सरस्वती नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी की एक सहायक नदी है अरवा नदी। छोटी सी नदी है, हालांकि जो है सरस्वती नदी आपको पता होगा ज्यादा दिखती नहीं है, भीमपुल के नीचे दिखती है केवल, जो है उसके बाद उससे पहले जो है लुप्त हो जाती है देवताल से निकलने के बाद। तो ये था हमारा अलकनंदा और भागीरथी का नदी तंत्र, जो मिलकर बनाता है गंगा नदी तंत्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे यमुना नदी तंत्र और उसके बाद काली नदी तंत्र। उसके अलावा और भी काफी सारी नदियां हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इस क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में आपको ये टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। उसके पश्चात झील और
आपका जलप्रपात के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।